रिमेनिंग एग्जांपल 4.6 है। हाफ हमने इसको डिस्कस कर लिया था। यूनिफॉर्म रॉड है, टोटल लेंथ 1.5 मीटर थी। ये इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, मिड पॉइंट हो, तो 1.5 को अगर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 0.75 मीटर हो जाएगा बी से लेकर जी तक का मोमेंट आर्म या डिस्टेंस, एंड 0.75 हो जाएगा ए से लेकर जी तक। और उसने ये कह दिया कि जिस जगह पर या जो वेज की पोजीशन है उससे लेकर जहाँ पर फोर्स लग रही है वो मोमेंट आर्म 0.5 मीटर हो, तो रिमेनिंग 0.75 से 0.5 को माइनस कर देंगे तो ये 0.25 आ जाएगा ओ से लेकर जी तक का डिस्टेंस। पहुंचे थे हम लोग सम ऑफ ऑल द टॉर्क या रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0, ये हमने फाइंड आउट कर लिया था। तो रिएक्शन फोर्स जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। एफ 100 न्यूटन है, वो 0.5 मीटर है। माइनस साइन का मैंने आपको बता दिया था एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वजह से। माइनस डब्ल्यू मल्टीप्लाई ओ जी 0.25 हमने फाइंड आउट किया। तो मज़ीद इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो ये डब्ल्यू मल्टीप्लाई 0.25 मीटर, इसको उठा के राइट साइड पे ले आएँ या इस पार्ट को उठा के राइट साइड पे ले आएँ, बात एक ही है। तो 100 न्यूटन मल्टीप्लाई 0.5 मीटर, दोनों केस में ये स्टेप ऐसे ही बनेगा। ये पार्ट इस तरफ आ जाए या डब्ल्यू मल्टीप्लाई 0.25 राइट साइड पे आ जाए, बात एक ही है। डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए और ये आंसर डब्ल्यू वो वेट निकालें 200 न्यूटन के इक्वल आएगी। अब हम लोगों ने रिजल्टेंट टॉर्क तो निकाल दिया, वेट भी हमारे पास आ गई। अब रिएक्शन फोर्स को हमने फाइंड आउट करना है। रिएक्शन फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए चूंकि ये जो बॉडी की पोजीशन है ये रिएक्शन फोर्स है अलोंग वाई एक्सिस। आपको याद होगा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस या रिजल्टेंट जो होगा फोर्सेस का, लगने वाली तमाम फोर्सेस का अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर रिएक्शन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रही है, तो बी वाला पार्ट हम इस्तेमाल करेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, रिएक्शन फोर्स में से उसने फोर्स को माइनस किया, माइनस वेट किया इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन ही उसने अप्लाई की हुई है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। फोर्स गिवन है 100 न्यूटन, डब्ल्यू वेट हमने अभी निकाला 200 न्यूटन, और रिएक्शन फोर्स का ही ये मतलब सेकंड फर्स्ट कंडीशन की ही स्टेटमेंट से ये चीज़ डिराइव्ड है। यहाँ से रिएक्शन फोर्स को निकालेंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस होंगी ना, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस लॉन्ग वाई एक्सिस, ये भी लॉन्ग वाई एक्सिस है, बेशक डाउनवर्ड है, ये भी लॉन्ग वाई एक्सिस है, बेशक डाउनवर्ड है। तो जब फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे तो ये तीनों फोर्सेस के साथ आएंगी, दैट्स वाई रिएक्शन फोर्स और लगने वाली ये अप्लाइड फोर्स और इसका वेट। और जहाँ तक बात है नेगेटिव साइन की, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ force applied force and weight is opposite to reaction force, that's why negative sign। रिएक्शन फोर्स हमारे पास आ जाएगी 300 न्यूटन, thus the weight of the rod is 200 न्यूटन and reaction of the wedge is 300 न्यूटन। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकती है, आप लोगों ने इसको होमवर्क में भी करना है। आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। जहाँ से समझना है आप इस वीडियो को रिपीट करके इसको रिव्यू करके देख सकते हैं। इसमें अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का टॉपिक स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था। सबसे पहले स्टेट्स एंड कंडीशन में डिफरेंस क्या होता है। कंडीशन किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम के केस में ही हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कंडीशन, वो चीज़, वो ऐसी शर्त जिसकी वजह से जब तक वो फुलफिल नहीं होती तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। अब स्टेट्स बेसिकली कंडीशन से ही डिराइव्ड है, ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ साथ चेंज होती हो उसको हम लोग स्टेट का नाम देंगे। स्टेट और कंडीशन में डिफरेंस आप लोग एक बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है।
अगर ये जो ऑफ टेम्परेचर है ये स्टेट्स को इंडिकेट करेगा, और सिंपली एक बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये बॉडी, ह्यूमन बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो वो उसकी कंडीशन होती है कि इस टेम्परेचर पर बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। तो सिंपली डिफरेंस क्या हो गया स्टेट एंड कंडीशन में? स्टेट विच चेंज property of the body change with the passage of time, and condition which do not change or such property. States of equilibrium. There are three basic states of equilibrium. तीन states हैं equilibrium की: stable equilibrium, unstable equilibrium and neutral equilibrium. इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम। सिंपली इसी टर्म से ही इसका जो मतलब है वो क्लियर हो रहा है यहाँ पे। स्टेबल एक ऐसी स्टेट को, एक ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें बॉडी स्टिल या स्टेबल या क्याम पजीर रहती है, एक जगह पे रहती है। तो स्टेबल स्टेट या स्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो जाएगा? अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइट इट विल रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर हम लोग किसी बॉडी को अपनी रेस्ट पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा हटा के वापस छोड़ दें तो वापस वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाए, ऐसी स्टेट को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट, टिल्ट का मतलब होता है हटा के छोड़ देना, स्लाइड थोड़ा सा, तो थोड़ा सा हटा के छोड़ देने के बाद बॉडी का अपनी पोजीशन पर वापस आ जाना। ये एक बुक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जैसे हम लोग इसको यहाँ पे फोर्स लगाकर थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करते हैं, फोर्स के हटाने से या फ्री टू मूव करने से बॉडी वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाए, सच अ स्टेट इज कॉल्ड स्टेबल स्टेट। एक्सप्लेनेशन में दो एग्जांपल हैं। बुक की कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, tilt the book slightly above its one edge by lifting it from the opposite side, it will return to its previous position। अभी मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बुक है, अगर वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो उसको अगर हम लोग, या बुक टेबल पर पड़ी हुई है, उसको अगर हम लोग स्लाइडली टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा हटा के छोड़ देते हैं, सेट फ्री कर देते हैं उसके एक सिरे से, तो वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पर आ जाएगी। इस स्टेट को हम लोग नाम देंगे स्टेबल स्टेट का। एग्जाम्पल नंबर 2 में एक ब्लॉक है, जब हम लोग उसको टिल्ट करते हैं अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज अप कर जाएगा एक वर्टिकल लाइन में। इसको डायग्राम से समझ लेते हैं साथ में। ये एक ब्लॉक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके नीचे ये जो इसके बेस तक लाइन जा रही है इसको हम लोग वर्टिकल लाइन का नाम देंगे। जैसे ही हम लोग इसको टिल्ट करेंगे, उसने कहा कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल लाइन तक पहुंच जाए उस केस में फोर्स या सेट फ्री करने से, फोर्स हटाने से ब्लॉक वापस अपने स्टेट में आ जाएगा। इसको हम लोग स्टेबल स्टेट का नाम देंगे। कहता है कि अगर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर जाए, इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए, तो जैसे ही अपनी इस ये पॉइंट को क्रॉस करेगा या वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा अवे चला जाएगा, तो उस केस में इसको सेट फ्री करने से ये ब्लॉक कभी भी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। तो इससे यहाँ पे दो रिजल्ट कंक्लूड हो गए। एक कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो लोएस्ट रखा जाता है, मतलब जैसे ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को राइज अप करते हैं या हम लोग बॉडी को टिल्ट करते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज अप होता है। और दूसरा, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपनी इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर जाता है तो उस केस में बॉडी कभी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी वापस। ये पैराग्राफ में इस एग्जांपल को एक्सप्लेन किया गया। तो ये बिल्कुल एग्जांपल उसी वर्डिंग में है। एंड इफ द वर्टिकल लाइन थ्रू जी गेट्स आउट ऑफ द बेस देन ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। इस लाइन का यही मतलब है कि अगर जो हमारे पास वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वर्टिकल लाइन को या बेस को क्रॉस या गेट्स आउट चला जाता है तो ब्लॉक कभी भी अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इट्स टॉपलेस ओवर इट्स बेस एंड मूव टू द न्यू पोजीशन। तो जो उसकी हाइट होती है वो बेस से वापस अपनी पोजीशन पर वापस नहीं ला जा सकती। तो एक्सप्लेनेशन में थर्ड पॉइंट में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी है कि जो स्टेबल स्टेट होती है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोवेस्ट पोजीशन पर रखा जाता है
और जब हम लोग किसी बॉडी को टिल्ट करते हैं, उसको हटाते हैं अपनी पोजीशन से, राइज अप करते हैं, तो उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी राइज अप होता है। तो जैसे ही अगर वो वापस अपनी स्टेबल स्टेट में कब आती है, जब हम लोग उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर रहे होते हैं, लोअर कर रहे होते हैं बॉटम पोजीशन पर, या उसकी बेस तक लेके जा रहे होते हैं। इसकी एप्लीकेशन में हमने देखा होगा कि जो व्हीकल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, उनको इसीलिए उनके बॉटम को या उनकी बेस को इसीलिए हैवी बनाया जाता है ताकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोवेस्ट पॉइंट पर रखा जाए। ये वही वर्डिंग है, व्हीकल्स आर मेड हैवी एट इट्स बॉटम टू कीप इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। कि जो गाड़ियाँ होती हैं उनके बेस को हैवी इसीलिए बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे रखा जाए या बॉटम पे या लोअर पॉइंट पे रखा जाए। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा इतना वो बॉडी को या गाड़ी को स्टेबल रखेगा। आल्सो बेस ऑफ व्हीकल इज मेड वाइड। और स्टेबल स्टेट के बाद दूसरी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है विच इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल था क्या पजीर हालत और अनस्टेबल हो जाएगा गैर क्या पजीर हालत। तो डेफिनेटली इस टर्म, इस स्टेट से भी, इसके नाम से भी हमें एक मीनिंग क्लियर हो रहा है यहाँ पे कि कोई ना कोई इक्विलिब्रियम की एक ऐसी स्टेट होगी जिसमें बॉडी को थोड़ा सा या स्लाइटली टिल्ट करने के बाद वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आ सके। ऐसी स्टेट को हम लोग इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो फर्स्ट स्टेबल स्टेट को हमने डिस्कस कर लिया था, आज है अनस्टेबल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइट टिल्ट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करने के बाद अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस ना आ सके, तो ऐसी स्टेट को हम लोग नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। जिस तरह से हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले एग्जांपल को डिस्कस किया, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखा और एक एप्लीकेशन जिसमें बेस ऑफ द व्हीकल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आपने इसकी एग्जांपल को ही डिस्कस करना है। एग्जांपल में हमें एक पेंसिल नज़र आ रही है। ये जो पेंसिल होती है, अगर आप लोग इसको वर्टिकल पोजीशन में रखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी इस तरह के पॉइंट पर होगा और ये वर्टिकल लाइन होगी। थोड़ी देर पेंसिल का स्टिल रहने के बाद ये कभी भी अपनी इस पोजीशन को बरकरार नहीं रख सकेगी, और जैसे ही हम लोग इसको सेट फ्री करेंगे तो ये क्या थोड़ा सा स्लाइटली टिल्ट करने के बाद जब सेट फ्री करेंगे तो ये वापस कभी भी इस प्रीवियस पोजीशन पर नहीं आएगी, बल्कि अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी या पोजीशन को चेंज कर लेगी। इस तरह की स्टेट को हम लोग नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ये इसका टॉपलेस ओवर है। जैसे ही पेंसिल को हम लोग स्लाइटली टिल्ट करते हैं, इस जगह से पकड़ के हटा के छोड़ देते हैं, तो ये पेंसिल जो होती है वो चूँकि वर्टिकल लाइन इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्रॉस कर जाएगी, एज ओवर इससे परे की तरफ चली जाएगी, तो ये वापस कभी भी पेंसिल अपने इस प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगी। एक्सप्लेनेशन में, टेक अ पेंसिल एंड कीप इट इन वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप, when leave it is pencil topless over about its tip and falls down, this is unstable equilibrium। पेंसिल लेनी है, उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है। जैसे ही हम लोग इसको लीव अप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो पेंसिल का टॉपलेस जो होता है वो उसकी टिप को क्रॉस कर जाएगा और ये फॉल डाउन कर जाएगी। इसको हम नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। In unstable equilibrium, the body may be made to stay only for a moment, thus the body is unstable to keep itself in the state of equilibrium। ये वही पॉइंट है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में अगरचे बॉडी शॉर्ट मोमेंट के लिए अपनी पोजीशन को एक जगह पे स्टिल रखती है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या होता है, वापस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट में चली जाती है। इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पर होता है, और जो टॉपल्स बॉडी का होता है, हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो ओवर अबाउट इट्स बेस एंड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टुवर्ड इट्स लोअर पोजीशन। जाहिर सी बात है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाईएस्ट पोजीशन पे होगा तो थोड़ा सा बॉडी को हटाने के बाद
या उसको टिल्ट करने के बाद वो जो वर्टिकल लाइन होगी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक नहीं पहुंच पाएगी या उसको क्रॉस ही करेगी, तो डेफिनेटली वो बॉडी की जो हाइट होगी वो वापस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को स्टेबल करने में फेल रहेगी। दैट्स वाई बॉडी क्या कर जाती है, अपनी पोजीशन से बॉटम की तरफ चली जाती है एंड और अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती। ये था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। स्टेबल इक्विलिब्रियम की दो एग्जांपल एक्सप्लेन है क्योंकि दूसरी एग्जांपल में खास एक पॉइंट है जिसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया गया है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में सिर्फ एक ही एग्जांपल है, पेंसिल वाली। इसमें आपने डिस्कस करना है साथ में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। थर्ड एंड लास्ट स्टेट विच इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल का मतलब ही यही होता है कि रिमेन अनचेंज्ड। किसी भी बॉडी की एक ऐसी स्टेट, इक्विलिब्रियम की एक ऐसी स्टेट जिसमें अगर बॉडी को थोड़ा सा हटा के हम छोड़ भी दें तो वो अनचेंज्ड उसकी जो स्टेट रहेगी या उसकी पोजीशन रहेगी, उसको हम लोग नाम देंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। एक कॉमन सी एग्जांपल से ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक बाल है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया है। हम लोग इसको इस सरफेस के ऊपर रोल करके अगर छोड़ देते हैं तो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद इसकी जो पोजीशन होगी वो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ साथ इसकी अपीयर होने वाली पोजीशन हम लोगों को सेम ही रहेगी। सच अ स्टेट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। टेक अ बॉल definition: if a body remain in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be in the state of neutral equilibrium. अगर बॉडी एक नई पोजीशन पे रहे जब उसको डिस्टर्ब किया जाए अपनी प्रीवियस पोजीशन पे, तो इस तरह की जो उसकी नई पोजीशन होगी वो भी सेम रहेगी जब जहाँ से हम लोगों ने उसको प्रीवियस पोजीशन से क्या किया था, डिस्टर्ब किया था। ऐसी स्टेट को हम लोग नाम देंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। Explanation सुन लें। Take a ball and place it on the horizontal surface. Roll the ball on the horizontal surface and leave it after the displacing from its previous position. It remains its new position and does not return to its previous position. This is neutral equilibrium. एक बाल आपने लेना है, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रोल करना है। जब हम लोग उसको रोल करके या लीव इट करके, लीव ऑफ करके छोड़ देंगे, वो कुछ अपनी डिस्प्लेस करेगा, उसकी अपनी प्रीवियस पोजीशन से नई पोजीशन तक आएगा और उसकी वो जो पोजीशन होगी जहाँ से हम लोगों ने उसको लीव ऑफ किया था वो सेम रहेगी। दिस इज द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑल द बॉडीज रिमेन इन देयर स्टेबल स्टेट। तमाम जो बॉडीज होती हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में वो अपनी स्टेबल स्टेट में ही रहती हैं। In neutral equilibrium, center of gravity of a body remain the same irrespective to its new position. अपनी नई पोजीशन के लिहाज से बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेम रहता है। कुछ वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहते हैं। उनमें बॉल है, एक स्फीयर है, रोलर है, पेंसिल लाइंग हॉरिजेंटली, एग लाइंग ऑन द सरफेस। ये उसकी एग्जांपल हैं कि ये ऐसी बॉडीज़ हैं जो मोस्टली अपनी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती हैं। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम का। 3 स्टेट हमने डिस्कस किए हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये मोस्टली एग्जाम्स में आ चुका है। ये तीनों क्वेश्चन में से अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। I'm going to start the lesson with the name of Allah Almighty. 9th क्लास का ये लास्ट टॉपिक, स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। हैव अ नाइस डे। इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये टॉपिक आपकी बुक में टॉपिक 4.9 है। स्टेबल हम जानते हैं कि हम पोजीशन को कहते हैं, और सेंटर ऑफ मास के बारे में भी हमने पढ़ा था। किसी भी बॉडी पर एक ऐसा पॉइंट होता है जब उस पॉइंट पर फोर्स लगाई जाए तो बॉडी मूव करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा कि स्टेबिलिटी के साथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था। हम बॉडीज़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो रखते हैं ताकि हम लोग बॉडी की स्टेबल इक्विलिब्रियम की स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा या बॉडी को स्टेबल रख सकें। थोड़ी सी रीडिंग इसके साथ कर लेते हैं।
कहता है एज वी हैव लर्न दैट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन देयर स्टेबिलिटी। किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है बॉडी की स्टेबिलिटी की पोजीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी को स्टेबल बनाने के लिए सेंटर ऑफ मास को भी लो रखा जाता है, एज लो एज पॉसिबल, जहां तक पॉसिबल हो सके। इट इज ड्यू टू दिस रीजन रेसिंग कार आर मेड हैवी एट इट्स बॉटम एंड देयर हाइट इज केप्ट टू बी मिनिमम। यही रीज़न होती है जिसकी वजह से जो रेसिंग कार होती हैं उनके भी सेंटर ऑफ मास को या उनके जो बॉटम पार्ट होता है उसको हैवी बनाया जाता है ताकि सेंटर ऑफ मास को बॉटम पार्ट पर रखा जाए। ड्यूरिंग द राइडिंग या ड्राइविंग क्या होता है बॉडी की हैवी या तेज़ स्पीड के साथ साथ बॉडी की स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। आप लोगों ने सर्कस के अंदर उस आदमी को देखा होगा जो कि रस्सी की मदद से या रस्सी के ऊपर टाइट रोप उसको हम बोलते हैं पोल के साथ बांधी होती है उस पर चल रहा होता है। तो उस केस में भी ये जो आर्टिस्ट होता है सर्कस के अंदर वो क्या कर उसमें भी पोजीशन कौन सी होती है उसके सेंटर ऑफ मास को कम से कम रखा जाता है जिसकी वजह से वो टाइट रोप के ऊपर वॉक कर सकता है। एप्लीकेशन के तौर पर हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन दिस वे दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द टॉपल ओवर। इसी तरीके से वो अपने सेंटर ऑफ मास को टॉपल ओवर का मतलब यही होगा अपनी हाइट को ज़्यादा रखने के बावजूद अनस्टेबल कंडीशन की तरफ नहीं जाता बल्कि वो अपनी हाइट को या अपनी पोजीशन को स्टेबल रखता है। Here are few examples in which lowering of center of mass make the object stable. इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उनको भी डिस्कस करते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं। ये डायग्राम में सबसे पहले इस ऊपर वाले डायग्राम में हम लोगों को एक नीडल नज़र आ रही है, इसको हम बोलते हैं स्विंग नीडल। स्विंग नीडल के साथ कॉर्क एडजस्ट है और ये नीचे एक केन लगा हुआ है, क्लियर हो गया। इसके साथ एक फोर्क उन्होंने एडजस्ट किए हुए हैं, तो ये एक स्टेबिलिटी की पोजीशन है। स्विंग जो सिलाई वाली नीडल होती है उसको कॉर्क के साथ एडजस्ट करके केन के साथ इस तरह फिक्स किया जाता है, इसके सेंटर ऑफ मास को बॉटम पार्ट पर रखा जाए और ये स्टेबिलिटी को वेरीफाई करता है। इसमें एग्जाम्पल ये पैराग्राफ नेक्स्ट पैराग्राफ से showing a swing needle fixed in a cork. The cork is balanced on the tip at the needle by hanging fork. इसी डायग्राम में एक स्विंग नीडल नज़र आ रही है कॉर्क के साथ, कॉर्क ने इसको टिप ऑफ द नीडल के साथ बैलेंस किया हुआ है हैंगिंग कॉर्क को फोर्क को सॉरी द फोर्क लोअर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इसी तरह ये फर्स्ट एग्जांपल थी और सेकंड एग्जांपल ये जो आपको पैरेट नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं पैच्ड पैरेट। पैच्ड का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, बांस का नाम आपने सुना होगा बांस नमा, ठीक है। पैरेट एक बर्ड की विच इज़ मेड हैवी एट इट्स टेल, क्या होता है वो उसकी जो टेल होती है उसको हैवी होता है उसकी टेल की मदद से, बांस नमा होता है। इसमें भी एक एप्लीकेशन या इसके जो सेंटर ऑफ मास की ही यहाँ के साथ इसको अटैच किया गया है। थर्ड वन है एक ओवल शेप में हम लोगों को टॉय नज़र आ रहा है। ये जो टॉय होता है अगर हम लोग इसको स्लाइटली टिल्ट भी करते हैं तो इस तरह से ये स्विंग करता हुआ आपको नज़र आएगा, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी को बिल्कुल कंटिन्यू रखता है, वो अनस्टेबल नहीं होता। इस केस में भी सेंटर ऑफ मास को या उसकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए सेंटर ऑफ मास को क्या किया जाता है लो पोजीशन पर रखा जाता है। छोटा सा टॉपिक था विद द हेल्प ऑफ 3 एग्जांपल्स, ये आप लोगों ने करना है। इसके साथ आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे। समरी में आप लोगों ने पॉइंट्स याद करने हैं, लाजमी तौर पे करने हैं क्योंकि बहुत से बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस। MCQs। टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस। दो एक जैसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, टॉर्क तो वो डेफिनेटली बनाएंगी, उनको हम कपल कहेंगे। रिपीट करता हूँ, दो एक जैसी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो वो मिलकर कपल बनाती हैं। बी इज द राइट आंसर।
द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल और हेड टू टेल रूल की मदद से हम लोग एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ फोर्सेस हो, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस गिवन हो तो हेड टू टेल रूल अप्लाई किया जा सकता है। 2 का डी इज द राइट आंसर। MCQ नंबर थर्ड है द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस आर देयर आर 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्सेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बी इज द राइट आंसर। Next, a force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be force का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, एंगल 30 डिग्री। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ कोस ऑफ थीटा। इसको मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये आपके पास सॉल्व्ड है। फोर्स 10 न्यूटन है, एंगल 30 डिग्री है, एफ ऑफ एक्स आपने फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ एक्स एफ कोस ऑफ थीटा लगाइए, फोर्स की जगह 10 न्यूटन, कोस ऑफ 30 डिग्री की जगह उस थीटा की जगह 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री कैलकुलेटर पर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 0.866025। 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर 8.6625 और ये राउंड ऑफ होके 8.7 न्यूटन के इक्वल आ जाएगा, जो आपकी बुक में ऑप्शन नंबर डी गिवन है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 5 a couple is formed by two forces perpendicular to each other, two like parallel forces, two equal and opposite forces in the same line, two equal and opposite forces not in the same line। MCQ नंबर 1 में भी ये चीज गिवन थी, कपल मिलकर बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस नॉट इन द सेम लाइन। डी इज द राइट आंसर। सेम लाइन होगा तो वो टॉर्क को भी प्रोड्यूस करेगा, और कपल में चूंकि ये कंडीशन नहीं होती है, उसमें अगर लगने वाली दो फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक लाइन के अलोंग एक्ट ना करें तो वो कपल बनाती हैं। 6 a body is in equilibrium when acceleration is uniform, speed is uniform, speed and acceleration are uniform, and option D is acceleration is 0। याद रखिएगा ये पॉइंट कि जब कोई बॉडी की स्पीड मैक्सिमम या कांस्टेंट होती है उस केस में एक्सेलरेशन 0 होता है, और जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। तो 6 MCQs का डी इज द राइट आंसर है। MCQ नंबर 7 है अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी is at highest position, is at lowest position, keep its height is displaced and is situated at its bottom। सी वाला ऑप्शन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में वैलिड है। हाइट को जब हम लोग डिस्प्लेस करेंगे या कीप इट्स हाइट डिस्प्लेस, वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस बनता है। रेसिंग कार्स आर मेड हैवी, मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द राइट आंसर। सी। MCQs नंबर 8 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4.2 में डेफिनेशन है रिजल्टेंट वेक्टर की, टॉर्क की, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम पढ़ चुके हैं, इनको रिव्यू करें। और क्वेश्चन नंबर 4.3 में लाइक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टॉर्क एंड कपल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन नंबर 4.2 और 4.3 आप लोगों के लिए हैं, ये आप लोगों ने होमवर्क पे करने हैं, रिपीटेड हैं सारे। इनकी डेफिनेशन बुक से हेल्प लें, इनको याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे, आज हम लोग इसको आगे कैरी ऑन करते हैं। MCQs हम लोगों ने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4.2 एंड 4.3 मैंने आप लोगों को दिया था, इसको रिपीट कीजिए एक्सरसाइज के साथ। क्वेश्चन नंबर 4.4 है हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। हेड टू टेल रूल किस तरह से हमारी हेल्प करता है फोर्सेस के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने हेड टू टेल रूल के बारे में पढ़ा था, जिसमें नंबर ऑफ फोर्सेस हैं या उनके वेक्टर्स बनाने हैं। इसको आप बिल्कुल हेड टू टेल रूल के टॉपिक से लिख सकते हैं कि ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर फोर्स एज द फर्स्ट वेक्टर F1, नेक्स्ट ड्रॉ द सेकंड वेक्टर F2 such that the tail of F2 coincide with the head of F1 and so on, at the last draw the resultant vector। तो यही इसका आंसर होगा कि हेड टू टेल रूल हमारे पास क्या करता है, रिजल्टेंट फोर्सेस के रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 4.4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4.5 है हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक।
और जिसमें हमने एक फोर्स लेनी है, उसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। सारे कॉन्सेप्ट याद रख के लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको अटेम्प्ट करना है। 4.5 एक लॉन्ग क्वेश्चन है। 4.6 है व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी। लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम का हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, जब a body is said to be in equilibrium if no net force act on it। सिंपल सा इसका आंसर है a body is in equilibrium thus remain at rest moves with uniform velocity। कि कोई भी बॉडी अगर उस पर लगने वाली नेट फोर्स जीरो के इक्वल हो, या कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे, या कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम लोग इस केस में कहेंगे ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। 4.7 एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन को हमने एक्सप्लेन करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। अगर सिर्फ स्टेटमेंट आ जाती है तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन होगा, अगर एक्सप्लेन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन होगा। जिसमें सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो के इक्वल है, उसको फर्दर एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट के केस में आपने रिजोल्व करना है, ठीक है। 4.8 है व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, हमें इक्विलिब्रियम के सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ी है कि अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, तो सिंपल सा आंसर है, हमने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में भी इस क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई किया था। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है कि अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, या फर्स्ट कंडीशन के तौर पर आपने बताना है कि फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो इंश्योर नहीं करती कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में मौजूद है। उसके बाद आपने लिखना है कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्स F1 एंड F2। द टू फोर्सेस आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, hence their resultant will be zero। according to the first condition the body will be in equilibrium। और केस 2 बनाकर आपने लिखना है when we shift the position of the forces and when forces are acting not along the same line the body has tendency to rotate। उस केस में क्या होगा, हमारे लिए सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। 4.8 क्वेश्चन, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। व्हाई देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी है, उसका आंसर आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को वेरीफाई करना है कि व्हेन वी शिफ्ट द पोजीशन ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग नॉट अलोंग द सेम लाइन द बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट। दैट्स व्हाई देयर इज नीड टू second condition of equilibrium in which sum of all the torque are acting on the body is equal to 0। Question number 4.9 है what is second condition for equilibrium। second condition of equilibrium को हमने explain करना है, कर चुके टॉपिक में। 4.10 है give an example of a moving body which is in equilibrium। एग्जाम्पल देनी है एक मूविंग बॉडी की जो इक्विलिब्रियम में है। दो एग्जांपल हमने टॉपिक में पढ़ी थी, अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द लेवल रोड, एग्जांपल नंबर 1। और एग्जांपल नंबर 2 हमने पढ़ी थी, अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दो एग्जांपल मैंने बता दिए हैं, अ कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन द लेवल रोड एंड अ पैराट्रूपर coming down with terminal velocity या constant velocity also satisfy first condition of equilibrium। क्लियर। तीसरी एग्जांपल भी आप दे सकते हैं एरोप्लेन फ्लाइंग वाली, वो भी यहाँ पे वैलिड है। 4.11 है थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो रेस्ट पे तो हो सकती है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकती। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने बताना है कि रेस्ट सेटिस्फाई द बॉडी इज या बॉडी एट स्टेशनरी। कि रेस्ट का ये मतलब होता है कि बॉडी स्टिल एक जगह पे है, स्टेशनरी है या रेस्ट पे है। तो ऐसा कभी नहीं होता कि बॉडी रेस्ट पे और वो इक्विलिब्रियम में ना हो। आपने बताना है इट इज़ इम्पॉसिबल to have a body at rest but not in equilibrium। Why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it। एक सिंगल फोर्स के लगने से बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था सेकेंड लॉ में कि जब किसी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ बॉडी की वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। आपने बताना है कि व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन और चेंजेस इन वेलोसिटी, the body will move along the direction of force. That's why a body cannot be in equilibrium due to a single force acting on it. 4.13 है why the height of vehicles is kept as low as possible. तो इसका आंसर दो ऑप्शन में, किसी भी गाड़ी की जो हाइट होती है उसको कम से कम क्यों रखा जाता है? टू लोअर देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। रिपीट करता हूँ, द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल to lower their center of gravity and to maintain stability. 4.14 explain what is mean by stable, unstable and neutral equilibrium. लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने इसको करना है। ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हुए। सॉरी फॉर लेट। आप लोगों का नेक्स्ट जो लर्निंग डे होगा ट्यूसडे का, इंशाल्लाह एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट का टॉपिक को मैं आप लोगों को मैसेज यहाँ पे डिलीवर कर दूंगा ग्रुप में। क्वेश्चन आपने रिपीट करना है, एक्सरसाइज को अच्छे से करना है। नेक्स्ट टॉपिक का ऐसा होगा हमारे प्रॉब्लम्स। Thank you.